Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Basic Principles of Radiotherapy of DRT Part Second. तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। अब अपन बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और हमको यहाँ पे इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, दैट मीन्स रेडिएशन के बिना अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो रेडिएशन का जो सोर्स होता है, अपन बात करते हैं रेडिएशन के सोर्स की। तो अपना जो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट होंगे अपने, एक होता है अपना डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट और दूसरा होता है अपना थेरेपी डिपार्टमेंट। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में हम रेडिएशन की सहायता से किसी भी डिजीज़ के बारे में पता लगाते हैं और थेरेपी डिपार्टमेंट में रेडिएशन की सहायता से उस डिजीज़ का या फिर और किसी डिजीज़ का, दैट मीन्स मैलिग्नेंट डिजीज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये तो हुआ डिपार्टमेंट की बात। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे रेडिएशन की। तो जो अपना डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे अपन जो रेडिएशन काम में लेते हैं वो नॉर्मली होती है अपनी एक्सरे। ठीक है, चाहे आप नॉर्मल एक्सरे मशीन की बात कर लो या फिर आप सीटी मशीन की बात कर लो, वहाँ पे भी हम एक्सरे ही काम में लेते हैं। और बाकी की जो डायग्नोस्टिक है जहाँ पे रेडिएशन, वहाँ पे अल्ट्रा वायोलेट रेज, फॉर एग्जांपल जो आपके अल्ट्रासोनोग्राफी, वहाँ पे अपन अल्ट्रासाउंड वेव्स काम में लेंगे और एमआरआई के अंदर हम मैग्नेटिक रेडिएशन काम में लेंगे। तो दैट मीन्स अपना रिलेशन किससे है? रेडिएशन से। जैसे अपन बात करते हैं थेरेपी डिपार्टमेंट की, तो थेरेपी डिपार्टमेंट में अपने गामा रेज, बीटा रेज, पार्टिकल्स, अल्फ़ा, बीटा, न्यूट्रॉन, इन सब की, दैट मीन्स हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो गामा रेज आ रही हैं आपकी, बीटा रेज जो पार्टिकल है, सॉरी गामा रेज, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? इनका सोर्स क्या है? इनका स्रोत क्या है? तो वो जो इनका जो सोर्स है वो अपना रिलेट करता है रेडियो एक्टिविटी से। अपन ये नहीं कह सकते कि इन रेडिएशंस का स्रोत रेडियो एक्टिविटी, दैट मीन्स इनका सोर्स रेडियो एक्टिविटी, ये नहीं कर सकते। इनका जो सोर्स है उसमें से जो ये रेडिएशन निकल रही है, वहाँ पे जो बीच में जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अभी अपन ने रेडियो एक्टिविटी के डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, केवल हमने नॉर्मल वे में डिस्कस किया है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, रेडियो एक्टिविटी किन चीज़ों से रिलेट करती है। अपन दो चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक आपका रेडियो एक्टिव सोर्स, दैट मीन्स ऐसा मटेरियल जिसमें से आपकी रेडिएशंस निकल रही हैं, और दूसरी तरफ है आपकी रेडिएशंस। तो बीच में जो वो जो प्रोसेस हो रही है, जिस प्रोसेस के कारण आपका वो जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो रेडिएशन आपकी गामा रेज भी हो सकती है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। दैट मीन्स वो जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो किसी प्रोसेस के कारण ही तो क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करेगा। तो वहां पे वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो अब अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी की हमने बात कर ली कि ये किससे रिलेट कर रहा है? अपना रेडियो एक्टिव सोर्स से रिलेट कर रहा है। और जैसा कि अपन जहाँ पे रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे रेडिएशन के सोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं कि आपके रेडियो एक्टिव सोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स और एक होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सोर्स। तो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों सोर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी रेडियो एक्टिविटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आती है आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और सेकंड आती है आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब इससे समझते क्या हो आप? इससे ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने दो सोर्स है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोर्सेज की। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स जो कि रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, नेचुरल दैट मीन्स जो अपने को प्रकृति में मिलता है, और आर्टिफिशियल जो कि अपना लैब में क्रिएट किया जाता है। अब क्रिएट करते कैसे हैं वो अपन पढ़ेंगे बाद में, बट बात यहाँ पे हो रही है नेचुरल और आर्टिफिशियल की। नेचुरल सोर्स जो कि प्रकृति में मिलता है और आर्टिफिशियल जो कि क्रिएट किया जाता है।
अब बात आती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की मैंने आपको बताई कि वो प्रोसेस जिसके कारण रेडियो एक्टिव सोर्स क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। तो दैट मीन्स नेचुरल जो रेडियो एक्टिव सोर्स होगा वहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो कहलाएगी आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जो आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सोर्स है वहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे ही अपन यहाँ पे बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, आप नेचुरल की अगर बात करें तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले हेनरी बैकरल ने 1896 में खोजा था। ठीक है, मैं दैट मीन्स हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवरी की थी। और अगर अपन बात करें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, तो उसके बारे में अपने को मैडम क्यूरी ने 1934 में बताया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, दैट मीन्स इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की, कि साइंस आपको रेडियो एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन बताती है। रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द पार्टिकल्स सच एज अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन एंड रेडिएशन वेव्स सच एज एक्स, गामा रेज और बोथ एट सेम टाइम फ्रॉम द डीके ऑफ सर्टेन एटम्स ड्यू टू एन एडजस्टमेंट ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट। दैट मीन्स रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स का, अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स का क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड रेडिएशन वेव्स सच एज एक्स, गामा रेज और बोथ एट सेम टाइम। दैट मीन्स पार्टिकल्स का एमिशन हो सकता है अल्फा का, बीटा का, न्यूट्रॉन का, या फिर रेडिएशन का। तो रेडिएशन में भी कौन कौन सी, एक्स रेज, गामा रेज और बोथ एट सेम टाइम, या फिर दोनों एक साथ। फ्रॉम डीके ऑफ सर्टेन एटम, किसी भी सर्टेन एटम्स के डीके होने के कारण, ड्यू टू एन एडजस्टमेंट ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। डीके क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उनमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता रहता है। अब वो एडजस्टमेंट क्या होता है, अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट से वो स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन दैट मीन्स स्वतः उत्सर्जन, अपने आप इसके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, दैट मीन्स होता क्या है कि कोई भी आपका एटम है वो किस में होता है, आपकी अनस्टेबल स्टेट में है। अब वो क्या करेगा, स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने की प्रोसेस, इसी के बीच में वो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस फॉर एग्जांपल एक्स, गामा या फिर बोथ, दोनों एक साथ, या फिर इन पार्टिकल्स जो आपके पार्टिकल है अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, इन सबका स्वतः लगातार उत्सर्जन करता रहता है और खुद क्या होता रहता है, डीके होता रहता है। वो चाहता तो है अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में, बट वो जा नहीं पाता है वहाँ पे, और उसमें से डीके होता रहता है। दैट मीन्स एटम का डीके होता रहता है और वहाँ से पार्टिकल्स और रेडिएशन निकलती रहती है। जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इतने पार्टिकल और इतने रेडिएशन, अपन ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि हर एटम से ये सारी रेडिएशन निकलेंगी और ये सारे पार्टिकल्स निकलेंगे। ये डिपेंड करता है एटम के डीके होने पे, डिसइंटीग्रेशन होने पे, कि वहाँ पे कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे या फिर कौन सी रेडिएशंस निकलेंगी। प्रोसेस क्या है मेन जो रेडियो एक्टिविटी की, दैट मीन्स जो आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है वो रेडिएशन क्यों एमिट कर रहा है, बिकॉज वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। और वो इसी के दैट मीन्स इसी प्रोसेस के कारण वो क्या करता है, डीके होता रहता है, टूटता रहता है और स्वतः उत्सर्जन करता रहता है। या तो पार्टिकल्स का उत्सर्जन करेगा या फिर रेडिएशन का उत्सर्जन करेगा। रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बैकरल इन 1896। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले हेनरी बैकरल ने 1896 में डिस्कवर किया था। During the radioactive process, the atoms changes its atomic number and chemical identity. An atom with unstable nuclei that perform radioactivity is called radioisotopes. तो जैसा कि इन्होंने बताया आपको कि ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव प्रोसेस, जो आपकी रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स जब आपका एटम अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जा रहा है और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहा है, स्वतः उत्सर्जन कर रहा है पार्टिकल्स का या रेडिएशंस का, उस प्रोसेस के वक्त एटम क्या करता है, द एटम चेंजेस इट्स एटॉमिक नंबर। एटम क्या करता है, खुद का एटॉमिक नंबर चेंज कर लेता है। चेंज कैसे करता है, बिकॉज उसमें से क्या होते हैं,
पार्टिकल्स का जब एमिशन होता है तो वहाँ पे उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। एंड केमिकल आइडेंटिटी, इसी के साथ साथ में वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी को भी क्या कर लेता है, बदल देता है। एन एटम विद अनस्टेबल न्यूक्लियस, दैट मीन्स ऐसा एटम जिसका न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है, दैट मीन्स वो पूरा एटम ही क्या है आपका, अनस्टेबल है। दैट परफॉर्म रेडियो एक्टिविटी, और जो कि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, वो आपका कौन सा एटम कहलाता है, या फिर वो क्या कहलाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आइसोटोप्स की। अगर अपन नॉर्मल आइसोटोप्स की बात करें, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है वहाँ पे भी दैट मीन्स इनके भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते। दैट मीन्स वो एलिमेंट जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, वो आपके एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे जो अपना रेडियो एक्टिव सोर्स है, जो कौन से प्रोसेस कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी की कर रहा है। अब रेडियो एक्टिविटी में क्या करता है, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है, स्वतः उत्सर्जन करता है पार्टिकल्स का, इन सब का, और वो इसी प्रोसेस के कारण इन रेडिएशंस का एमिशन करता है, और वो खुद क्या कहलाता है, रेडियो आइसोटोप कहलाता है, बिकॉज वो अपना एटॉमिक नंबर चेंज कर लेता है और अपनी केमिकल आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। द इनिशियल एटम्स आर कोल्ड पेरेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर कोल्ड डॉटर। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो आपके रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं वहाँ पे प्रोसेस हुई रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी के कारण स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ, स्वतः उत्सर्जन हुआ, उसके कारण उसने कुछ पार्टिकल्स एमिट किए। अब जैसा कि वो जो पार्टिकल्स एमिट कर रहा है उन पार्टिकल्स के भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी होगा और उनका एटॉमिक वेट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पेरेंट्स एंड डॉटर की। दैट मीन्स द इनिशियल एटम आर कोल्ड पेरेंट्स, जो स्टार्टिंग में जो आपके एटम्स थे वो क्या कहलाएंगे, पेरेंट्स कहलाएंगे। एंड द प्रोडक्ट्स आर कोल्ड डॉटर, और उनमें से जो उत्सर्जन हुए हैं, ठीक है, जो उनमें से निकले हैं वो आपके एटम्स कौन से कहलाएंगे, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट्स क्या कहलाएंगे, डॉटर कहलाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी इन 1934। दूसरी जो आपकी रेडियो एक्टिविटी होती है दैट मीन्स आर्टिफिशियल, जहाँ पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले 1934 में मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन की। ठीक है, जैसा कि रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है उसके वक्त जो आपका एटम होता है उसमें डीके होता है, दैट मीन्स वो टूटता है। ठीक है, उसमें से आपके जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एटॉमिक नंबर उसका चेंज हो रहा है, एटॉमिक वेट उसका चेंज हो रहा है, तो ये सब चेंज होने के कारण क्या होता है, उसमें से डिसइंटीग्रेशन होता है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन, दैट मीन्स एक्टिविटी की। द टर्म एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम फ्रॉम रेडियो आइसोटोप्स एंड इट इज मेजर्ड बाय द यूनिट क्यूरी। दैट मीन्स कि किसी भी रेडियो आइसोटोप से पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी रेडियो आइसोटोप्स में से पर यूनिट टाइम में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यही क्या कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय द यूनिट क्यूरी, और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूरी होती है। और ये चीज़ें हमने रेडिएशन यूनिट में भी डिस्कस की थी अगर आपको याद हो तो। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे 1 क्यूरी की। तो जैसा अभी अपन ने एक्टिविटी की यहाँ पे बात की, एक्टिविटी में अपन ने बात की कि पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, आपका एक्टिविटी कहलाएगा, और इसकी यूनिट है क्यूरी। तो अगर अपन 1 क्यूरी की बात करेंगे तो यहीं से आप रिलेशन निकाल सकते हो कि 1 सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, 1 क्यूरी इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ रेडियम एंड इट इज फाउंड टू बी 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। दैट मीन्स कि 1 सेकेंड में 1 ग्राम रेडियम से कितने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, 1 क्यूरी कहलाता है। और जो आपका रेडियम था, ठीक है, सबसे पहले उसी की खोज की गई थी। इट इज़ फाउंड टू बी 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, और ये कितनी होते हैं, 3.7 इंटू 10⁻10 DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दैट मीन्स 1 ग्राम रेडियम में से 1 सेकेंड में इतने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और यही क्या कहलाता है, आपके टर्म एक्टिविटी कहलाता है, और एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं अपने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ की। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ,
गिवन बाय द रदरफोर्ड एंड सोडी। इसको दिया किसने था? दो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड और सोडी ने इसके बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या बताया? दिस लॉ स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसइंटीग्रेट्स इन यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेट। इन्होंने बताया आपको साफ साफ कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक है, आप पर यहाँ पे पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, डीपीएस की अपन यहाँ पे बात करें, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। दैट मीन्स कि उस वक्त वहां पे कितने रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बात है, जितने ज़्यादा रेडियो आइसोटोप्स आपके पास में होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा? डीपीएस होगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होगा। जितने अपना अभी जो पीछे अपन ने चीज़ पढ़ी वहाँ पे अपन ने पढ़ा कि 1 ग्राम रेडियम से 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस हो रहा है। वहीं पे अगर आप 1 ग्राम के 2 रेडियम के एटम लेते हो तो डिसइंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटम्स कितने प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो आपके रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं उस वक्त, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेशन है, वैसे देखा जाए तो आपके 12th में यहाँ पे 12th में इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, इन डेरिवेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपनी हाफ लाइफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी अपना डेरिवेशन अपन यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, बिकॉज अपने सिलेबस में इतना डेराइव करके नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बात की -dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। अब यहाँ पे dn/dt क्या है? dps, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, dn नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटम, dt पर सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। n क्या है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव एटम्स उस वक्त कितने प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो चीज़ें अपन ने अभी थ्योरी में लिखी उसी को अपन ने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दी। -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रखते हैं जिसको हमने यहाँ पे लैम्डा रखा, और लैम्डा यहाँ पे क्या कहलाता है? आपका डीके कॉन्स्टेंट कहलाता है। द यूनिट ऑफ द डीके कॉन्स्टेंट इज सेकेंड इनवर्स। तो जैसा कि अपन ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर डीके कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं तो वो आपकी आती है सेकेंड इनवर्स। और वो कैसे आती है? ऊपर वाला फॉर्मूला है वो अपना है -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। अगर आप n को इस साइड में लेके आते हो आपके पास फॉर्मूला बनता है -dn/dt इंटू 1/n। तो जैसा कि आप देखोगे कि ऊपर आपके पास होगा dn और नीचे आपके पास होगा dt और n। तो जो यूनिट आपकी dn की होगी, नंबर ऑफ एटम्स, वही वहाँ पे आपकी क्या हो रही है? यूनिट आपकी, यूनिट की बात कर रहे हैं पर नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहे। जो यूनिट आपकी किसकी है? dn की है, वही यूनिट आपकी क्या है? n की है। तो ये दोनों यूनिट अपने आप में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास केवल और केवल किसकी यूनिट बचेगी? टाइम की यूनिट बचेगी, और वो भी 1/, में, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। तो यहां से अपने पास लैम्डा डीके कांस्टेंट की यूनिट आती है सेकेंड इनवर्स। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव साइन की। जैसा कि अभी स्टार्टिंग से अपन ने थ्योरी में एक ही बात की कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, दैट मीन्स डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बट वहाँ पे अपन ने नेगेटिव साइन के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट यहाँ पे अपन ने जब मैथमेटिकली लिखा तो नेगेटिव साइन लिया। अब नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट n इज डिक्रीजिंग विद टाइम। n क्या है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव एटम्स। दैट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे डीपीएस हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रहा है, वो रेडियो एक्टिव एटम्स टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होते जा रहे हैं। और ये जो डिक्रीजिंग की प्रोसेस है ये मैथमेटिकली नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। दैट मीन्स मैथमेटिकली नेगेटिव साइन रेडियो एक्टिव एटम्स की संख्या जो कम हो रही है उसको दर्शा रहा है। अब अपन बात करते हैं इसी डेरिवेशन को आगे ले जाने के लिए। तो अपने को क्या करना होगा? ये जो ऊपर अपन ने फॉर्मूला लिखा -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब आप इंटीग्रेशन के बारे में सोचोगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है।
यहाँ पे बात हो रही है अवकलन और समाकलन वाले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की। तो वहाँ से दैट मीन्स अब हम इस फॉर्मूले का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें कि यहाँ पे को इंटीग्रेशन के बाद में रिजल्ट क्या मिलता है। आफ्टर इंटीग्रेशन द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, और इंटीग्रेशन के बाद में अपने पास इक्वेशन आती है n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, वेयर एन नोट इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एंड n इज इक्वल टू एटम्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। दैट मीन्स एन नोट यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास कितने रेडियो एक्टिव एटम्स है उनकी संख्या कौन बता रहा है, एन नोट बता रहा है, और n आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, एटम्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद में वहाँ पे कितने रेडियो एक्टिव एटम्स बचे। ठीक है, तो ये अपनी नॉर्मल सी इक्वेशन अपने पास आई है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इक्वेशन की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है अपना हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होती है डिस्कस करेंगे कल आराम से, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हाफ लाइफ का जो डेरिवेशन होगा वहाँ पे अपने पास दैट मीन्स अपने को इस इक्वेशन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। और वैसे भी जो रेडियो एक्टिविटी की जो इक्वेशन होती है वो आपकी यही होती है, n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। एन यहाँ पे आपके डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो रेडियो एक्टिव एटम्स बचे हैं उनकी संख्या है, और एन नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।